नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर। इनको हमने पहले भी बता चुके थे, पिछले वीडियो में भी हमने इनका अध्ययन किया था, लेकिन एक पिछले वीडियो को इस वीडियो से कनेक्ट करने के लिए हम इसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। विदेशी विनिमय बाजार, इसमें हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय का अर्थ, विदेशी विनिमय बाजार के अंतर्गत स्थिर विनिमय दर का निर्धारण। इसमें दो सिद्धांत को हमने पहले बता चुके थे, टकसाली सिद्धांत और क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। द वर्ल्ड्स कैपिटल मार्केट आर द एक्सपीरियंसिंग ए रिवॉल्यूशन। द अर्ली 1980s had witnessed the progressive demise of the barriers and the regulation which the hinder and movement of capital around the world. This process, combined with some powerful new financial techniques, is creating an almost global capital market. The line of the demarcation between domestic and the international capital market are the increasingly blurred, as are those between the different instrument for the rising capital equality, bonds and loans. The structure of the financial institute saving the market is also changing, and the pace of change in the structure of the market, the instrument and the institution are the accelerating. ये यूरो मार्केट जो यूरोपीय कंट्री में है, उसने विदेशी विनिमय बाजार के बारे में अपने ये लाइन कही, अपने ये विचार व्यक्त किए, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। ये जो उदाहरण था, हमने जो आपको इंग्लिश में जो उदाहरण बताया था, ये पिछले कुछ दशकों में वित्तीय बाजार, इनके उपकरण, इनकी संस्थाओं में आधारभूत जो परिवर्तन हुए उनके बारे में बताता है। इन जो कुछ दशकों में जो वित्तीय बाजार में उपकरण और आधारभूत संरचना जो परिवर्तन हुए, वो घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में ही हुए, और वैश्विक पूंजी बाजार में भारी परिवर्तन हुए, जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रभावों को बहुत तेज़ी से मतलब इंटरनेशनल प्रभाव होते हैं एक देश से दूसरे देश में, उन प्रभावों को तेज़ी प्रदान की, जिनके कारण ये जो आधारभूत संस्थाओं में जो परिवर्तन हुए, जैसे यूरो मार्केट के अंतर्गत हमने आपको अभी बताया। विदेशी विनिमय का आशय उन साधनों से है जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में किया जाता है। इसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जहां व्यक्ति, व्यावसायिक फर्में तथा बैंक विदेशी मुद्राओं, करेंसियों का क्रय करते हैं और विक्रय करते हैं। विदेशी विनिमय बाजार में किसी भी मुद्रा, करेंसी का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए की करेंसी, अमेरिकी डॉलर का बाजार है, जो सभी स्थानों जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ज्यूरिख, सिंगापुर, हांगकांग, मुंबई, टोक्यो पर अमेरिकी डॉलर का विदेशी विनिमय मुद्राओं में क्रय विक्रय किया जाता है। ये सभी मौद्रिक केंद्र, मॉनिटरिंग सेंटर्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के से जुड़े होते हैं, और 24 घंटे 24/7 24 घंटे और 7 दिन ये एक दूसरे के संपर्क बनाए रहते हैं इंटरनेट के द्वारा, और अब अपना वर्क करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, मुद्राओं का एक्सचेंज करते रहते हैं, लेन देन करते रहते हैं। इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार बनता है। सबसे में हम कह सकते हैं कि जिस बाजार में विदेशी करेंसी का क्रय विक्रय किया जाता है, वह विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। ये हमने विदेशी विनिमय बाजार के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। फिर हमने बताया था कि इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो पर भी जा सकते हैं कि स्थिर विनिमय दर क्या होती है, और टकसाली सिद्धांत के बारे में बताया था, और हमने क्रय शक्ति सिद्धांत के बारे में भी पिछले वीडियोज में बता रखा। इस वजह से हम इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। आज जो है हमारा मेन टॉपिक, वह स्थिर विनिमय दर के निर्धारण के अंतर्गत भुगतान संतुलन का सिद्धांत, कि भुगतान संतुलन का सिद्धांत
क्या है, इसके बारे में आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप देखना चाहो तो पिछले वीडियो में जा सकते हो। टकसाली संता सिद्धांत प्रोसेसिंग किराए वाला सिद्धांत, टकसाली सबसे मिंट पैरिटी थ्योरी, और दूसरा जो सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में बताया था वो है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, PPP थ्योरी, वो भी अच्छा सिद्धांत है। और आज हम आपको बताएंगे भुगतान संतुलन का सिद्धांत, बैलेंस ऑफ द पेमेंट थ्योरी। भुगतान संतुलन सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण भुगतान संतुलन द्वारा होता है। ये सिद्धांत साफ साफ कहता है कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के द्वारा ही विनिमय दर का निर्धारण होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब भुगतान संतुलन पक्ष में होता है तब विनिमय दर को ऊपर उठाता है, अच्छी होती है, और जब भुगतान संतुलन विपरीत होता है तो ये नीचे धकेलता है। भुगतान संतुलन क्या है, आयात और निर्यात का जो बैलेंस होता है, जो अंतर होता है, वही भुगतान संतुलन कहलाता है। यदि हमारे निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, तो हम भुगतान संतुलन हमारे फेवर में, पक्ष में। यदि हमारी निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो भुगतान संतुलन हमारे विपक्ष में होता है। तो ये सिद्धांत भुगतान संतुलन के द्वारा बताता है। वस्तुतः भुगतान संतुलन सिद्धांत मांग और पूर्ति सिद्धांत का विदेशी विनिमय बाजार में विस्तारी है। वापिस दोहराता हूँ, भुगतान संतुलन सिद्धांत मांग और पूर्ति सिद्धांत का विदेशी विनिमय बाजार में विस्तारी है। यदि भुगतान संतुलन के पक्ष में होने पर विदेशी बाजार में घरेलू करेंसी की मांग और पूर्ति की तुलना में अधिक पाई जाती है, और इसके विपरीत यदि भुगतान संतुलन विपक्ष में हो तो विदेशी करेंसी की घरेलू बाजार में पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगी। इक्वल इजी सिद्धांत है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्वतंत्र विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में समानता उत्पन्न करता है। वापिस दोहराता हूँ, एक स्वतंत्र मार्केट में विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में समानता उत्पन्न करता है। यह विदेशी विनिमय दर निर्धारण को साम्य विश्लेषण का अंग बना देता है। यह सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि विदेशी विनिमय की कुल मांग तथा कुल पूर्ति, जिसके द्वारा विदेशी विनिमय दर निर्धारण होती है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के अलावा ऋणों, एक कदम आगे की ओर। अब देखो, ऋणों की प्राप्ति या ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान या प्राप्ति, पूंजी की गतियां, युद्ध हर्जाने आदि द्वारा भी प्रभावित होता है। वस्तुओं की मांग आयात निर्यात से तो प्रभावित होता ही है भुगतान संतुलन से। इसके अलावा हमने आपको एग्जाम्पल दिया, ऋणों पे ब्याज का भुगतान, पूंजी की गतियाँ, युद्ध हर्जाने के द्वारा भी भुगतान संतुलन सिद्धांत प्रभावित होता है। इसका यह नतीजा निकलता है कि आयात और निर्यात जो कीमतों से प्रभावित होते हैं कि स्थिर रहते हुए अन्य किसी निर्धारित कारक में परिवर्तन हो जाने से फलतः मांग या पूर्ति में परिवर्तन हो जाने के कारण विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन हो जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क को भी स्पष्ट करता है कि अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन विनिमय दर में परिवर्तन करके भुगतान संतुलन में संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। यदि हमारे भुगतान संतुलन पक्ष में है या विपक्ष में है तो हम लोग मुद्रा का अवमूल्यन करके, मुद्रा का अधिमूल्यन करके, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनके द्वारा भी हम लोग भुगतान संतुलन को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं या भुगतान संतुलन की समस्या को हल कर सकते हैं।